नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन एकदम समय पे आपको मिलते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आगामी भर्ती के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस बेंच हम यहाँ पे चला रखा है और हम लगातार उसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारी क्लास जो है 33 है और आज हम रीजनिंग की प्रैक्टिस, जैसे कि आपको पता है, करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्लास है और आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल है जो आपका सादृश्यता से है, रीजनिंग का। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सल्फर का संबंध जैसे किससे है, सल्फर डाइऑक्साइड से। अच्छा, अगर आपको पता ही है, एक बार ये बात कर लेते हैं कि ये क्लास आपको रोज शाम को 8 बजे मिलती है, 8 PM पर, है ना। और आप कमेंट में उत्तर दे भी सकते हैं। तो बताइए, सल्फर से बना है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आपको और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये सल्फर वर्ड इसमें है। तो हाइड्रोजन शब्द किसमें है, यहाँ पे देखेंगे तो इसमें तो किसमें है, इसमें है। और आप केमिस्ट्री जानते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर का एक यौगिक है। तो हाइड्रोजन का एक यौगिक क्या है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। और सिंपल है कि सल्फर यहाँ पे है तो सल्फर यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे है तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। तो आप निशान लगाइए डी। और ये आपका इस सवाल का आंसर हुआ। और चलते हैं अगले सवाल। तो चलिए इस सवाल को आप ट्राई करते हैं और बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यही शब्द आपको अक्सर यहाँ पे है और यही अक्सर क्या है, यहाँ पे है। तो गौर से देखिए, एक बार नंबर डाल सकते हैं और अगर आपको बिना नंबरों के ही समझ आ रहा हो तो ये जो है इनका आरोही क्रम में, इनके असेंडिंग ऑर्डर है, इनके बढ़ता क्रम है। कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम। अब ध्यान से देख रहे हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बढ़ता क्रम है। चाहे तो आप एक बार नंबर डाल लीजिए जिससे कि आपको और बेहतर ढंग से बात क्लियर हो जाए। ये 1 है, ये 14 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 4, ये 17 और ये कितना 23। देखिए, ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 14 है, ये 17 है और ये 23 है। तो अब गौर से देखिए, 1 सबसे कम नंबर, फिर ना अगला 4, फिर 5, फिर 6, फिर 14, उससे बड़ा 17 और सबसे बड़ा 23 इन्होंने यहाँ लिख दिया है। तो बिल्कुल हम उसी तरीके से इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। आपको आसान रहे इसके लिए आप नंबर जरूर डाल लीजिएगा। तो 14, 15, 19, 22, 14, 2 और ये कितना 19 हुआ। सबसे पहले आप जैसे कि देख पा रहे हैं, सबसे कम अंक जो है वो 2 का है और 2 के लिए क्या है, बी है। 2 के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा भाई, देखिए 15 है, 19 है, 22 है, 14 है, 19 है। तो 14 को लेंगे और 2 है ये, तो दोनों एन लिख देते हैं। तो दोनों एन के बाद आप क्या करोगे, आपको ओ लिखना चाहिए, नहीं 15। फिर उसके बाद ओ लिख लिया आपने तो आपके पास 19 है, 2 तो 2s लिख दीजिए आप। और फिर क्या है आपके पास, v है। तो बी डबल एन ओ डबल एस वी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा बड़े आराम से, बी डबल एन ओ डबल एस वी। तो आपका आंसर जो होगा डी। तो ध्यान रखिए कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम है। तो उम्मीद है क्लियर। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करिए। वैन आरेख का सवाल है और उपयुक्त वैन आरेख, क्रिकेट, एथलीट और खेल का एकदम सटीक वैन आरेख आपको इनमें से क्या लग रहा है, बताइए। आपको वैन आरेख इनमें से छांट देना है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्रिकेट है, ये एथलीट है और क्या है, ये खेल है। तो आप अच्छे से जानते हैं क्रिकेट क्या है, खेल है। तो सभी अगर आप क्या करेंगे, खेल के लिए बनाएंगे तो क्रिकेट क्या आएगा, उसके अंदर आएगा। क्रिकेट क्या है, खेल है। एथलेटिक्स खिलाड़ी को कहते हैं और खेल या क्रिकेट के अंदर ये नहीं आएगा, तो एथलीट अलग हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि सबसे बेहतर विकल्प का क्या है, सी है। तो उम्मीद है आपको क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए अब इस सवाल को करते हैं। सीरीज का एक सवाल है, 482, ये और यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। तो नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे। चलिए घटाएंगे, 12 में से 9 गए तो कितने बचे, 3, 7 में से 3 गए कितने बचे, 4, 2 में से 2 गए 243, यहाँ भी घटाते हैं। 9 में से 8 गए 1 और यहाँ पे 13 में से 5 गए तो 8 और बस ये 81 ही है। यहाँ पे घटाइए, 8 में से 1 गए 7, 5 में से 3 गए 2। यहाँ का अंतर देखिए, यहाँ कितने घटे हैं, 11 में से 2 गए 9 और बस ये 9 ही है। अब बताइए, अब गौर से इन्हें देखिए तो ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर कितना है 5, ये 3 की पावर 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 की 2। तो नेक्स्ट जो है 3 की पावर 1, यानी कि 3 यहाँ से घटेगा और 3 अगर घटेगा तो कितना आएगा, 119। ये सभी माइनस हुए हैं, आप देख पा रहे हैं आराम से। तो 3 घटाएंगे अगर आप यहाँ से तो कितना पाएंगे, 119 पाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उम्मीद है क्लियर। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए चलिए इस सवाल को करते हैं। ध्यान से करिए, समझिए कि सवाल क्या है। तो ये एक सीरीज है और यहाँ पे क्या आएगा हमें बताना है।
देखिए नंबर डाल देते हैं 4 6 8, 5 8 11, 6 10 और ये 14। तो 4 और 1 5, 5 और 1 कितना 6। तो 6 में अगर इसी तरीके से पहले के हिसाब से देखें, पहला यहाँ पे क्या है 4 है, फिर ये 5 हो गया तो 1 बढ़ गया, 5 और 1 क्या बढ़ गया 6 हो गया, 6 में 1 बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 और 7 नंबर का जो है अक्सर है आपको पता है वो क्या है जी है। जी से यहाँ पे सभी शुरू हो रहे हैं तो वो कोई दिक्कत है नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो 6 और प्लस 2 8 है, 8 और प्लस कितना है 2 10 है, और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये 12 हो गया आपका। तो 12 के लिए क्या आता है एल आता है, तो जी एल भी देखिए 2 में है, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। अब लास्ट देख लीजिए, तो 8 और 3 11 है, और 11 और 3 14 है, और 14 और 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 17, और 17 क्या होता है क्यू। तो जी एल क्यू जो कि आपके किस ऑप्शन में है बी में है। तो उम्मीद है आपको क्लियर है। आप चलते हैं अगले सवाल। तो चलिए अब इस सवाल को ट्राई करते हैं और बताइए आंसर क्या होगा। एट द रेट का मतलब क्या है, बी की सास कौन है ए है। तो अगली वाली सास है एट द रेट का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ माता है, इसका मतलब क्या हुआ पति है अगले वाला, और इसका मतलब क्या है भाई है। अब देखिए यहां से आपको सवाल को इसको हल करना है और बताना है जी एम से किस प्रकार संबंधित। तो आपको जी का रिश्ता बताना है किससे एम से, जी का बताएंगे हम एम से रिश्ता। इसके लिए देखिए यहाँ पर एट द रेट है, तो जी क्या है एट द रेट का मतलब क्या है सास है किसकी वी की। तो देखिए सास कैसे बनाएंगे आप, जी का कोई भी बेटा या बेटी जो भी होगा अभी बाद में देखेंगे, उसका पति या पत्नी कौन हो गया भाई वी, और जी क्या हो जाएगी सास हो जाएगी। अभी एकदम से अगर नहीं क्लियर हुआ तो अगली लाइन पे चलते हैं, अभी क्लियर होगा। तो हैज का मतलब क्या था पति, वी जो है पति है किसका के का, वी पति किसका के का। तो के जैसे ही आप यहां बनाओगे तो वी को यहां पर कर लीजिए, और यहां से आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि देखिए जी की कोई ना कोई बेटी और उसका पति, तो वी की सास नहीं हो जाएगी, और इस ये पति है किसका के का, तो हमने यहाँ पे जी की बेटी के रूप में इसको ले लिया है। तो उम्मीद आपको क्लियर है। अब देखिए के एंड सी, तो सी के लिए क्या है एंड का मतलब क्या है माता है। तो भाई दोबारा से देखते हैं क्या था, हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कहाँ है। तो एंड यहाँ पे और उसका मतलब क्या है माता है, तो के माता है किसकी सी की। चलिए हो गया है काम। तो सी को यहाँ ले लीजिए, के ऊपर आ जाएगा, पीढ़ी के अनुसार हम चल रहे हैं, तो ये माता होगी तो सी नीचे आ जाएगा। अब प्रतिशत देखिए क्या है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या था भाई है, तो सी क्या है भाई है, किसका भाई है यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में है तो एम का है। अब बताइए क्या पूछ रखा है जी, जी का रिश्ता बताना है किससे एम से। ये कोई भी हो सकता है प्लस या माइनस। तो देखिए ये भाई बहन जो भी, ये इनकी माँ और माँ की माँ, तो जी जो है एम की निश्चित रूप से क्या लगेगी नानी लगेगी, क्या लगेगी नानी। ये इसका देखिए देवता या देवती या नाती या नातिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से जी क्या है माता की माता है, तो कौन होगी नानी होगी। तो आंसर क्या देंगे हम ए देंगे। तो उम्मीद है क्लियर। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करिए, ये इसके ऑप्शन रहे और अब बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का प्लस है, और गुणा का क्या है माइनस है, भाग का क्या है गुणा है, निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए। तो गुणा जो है आपका है गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ आपका है माइनस, जहां गुणा है वहां माइनस लिख देंगे। तो यहाँ है 38 माइनस 23, ये हमने कर दिया है, गुणा का अर्थ माइनस, और माइनस का अर्थ क्या था प्लस, तो यहाँ प्लस कर देंगे 4, और भाग का अर्थ क्या था गुणा, यहाँ कर दी गुणा, प्लस प्लस को बदलिए, तो हमने इसको बदल दिया है, इसको भी बदल दिया है, भाग को बदल दिया है, यहाँ पे प्लस बदलना है, प्लस का अर्थ क्या है भाग, तो यहाँ पे भाग लगा देंगे। 6 और माइनस, माइनस का अर्थ क्या है प्लस है, प्लस 3, और ब्रैकेट बंद करके भाग के जहाँ क्या लिखेंगे हम भाग, भाग का अर्थ क्या है गुणा। और चलिए अब इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, जैसे बोर्ड मास के नियम में आपको पता ही है, ये घटा देंगे आप, तो 8 में 3 गए 5, ये बच गए 15 आपके, 4 दिए 12, तो ये ब्रैकेट आप लगा सकते हैं। फिर भाग है 6 और 3 9, फिर गुणा कितना है 2, ये दोनों जोड़ देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। भाग कितना है 9, और गुणा कितना 2, 9 से कितनी बार गया 3 बार, तो 3 गुणा 2, और 3 दूनी कितने होते हैं 6,
तो आराम से बस चिन्ह बदलिए और बोर्ड मास का नियम लगा दीजिए, आपका आंसर क्या आ गया है, 6 आ गया है। चलते हैं अगले सवाल। तो देखिए, चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं और बताइए क्या है सवाल का आंसर। दिए गए शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। देखिए दो ही तरीके हैं, या तो इनमें एक कोई ऐसा अक्षर हो जो इसमें नहीं है, या फिर जो इसमें एक ही बार हो, है ना, वो इनमें ज्यादा बार हो, इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं ट्राई करके। अगर आप एकदम से देखना चाहते हैं और आपको दिख गया है तो आप आंसर कह सकते हैं कि ये है, क्योंकि इसमें एल क्या है, एक बार है, और इसमें एल कितनी बार है, 2 बार है। तो सीधे सीधे अगर आप आंसर पे जानना चाहें, एक एक वर्ड चेक करना चाहिए, कर लीजिएगा। एस है, आई है, आर है, आई एक और चाहिए तो है, ए चाहिए है, एल है, इसी तरीके से रिलेशन भी चेक कर लीजिए। ये भी इसमें एल यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी, तो 2 जगह पर एल है यहाँ पर, और इसमें केवल और केवल एक जगह पे है। जब आप ये लेकर इसको बनाएंगे तो एल एक कम पड़ेगा, इसलिए ये वर्ड नहीं बनेगा, ये वाला। तो बी आंसर होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए, इस सवाल को ध्यान से पढ़िए और समझिए और सवाल का आंसर देने की कोशिश कीजिए। सवाल क्या है, नीचे दिया गया रेखा आरेख 7 स्कूलों GHIJKLM 1 2 3 4 5 6 7 में लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। तो ये यहाँ पर 700 लड़कियां, यानी कि जी में 700, H में 1300 लड़कियां, इस तरीके से लड़कियों की संख्या को दिखाता है। अब बताना क्या है, ये रहा सवाल आपका। स्कूल GHI यानी कौन कौन सा, G H और I, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जी में कितनी लड़कियां हैं, 700, H में कितनी है, 1300, और I में कितनी है, 800। टोटल जोड़ दीजिए 2000 और ये 2800 जो है यहाँ पर लड़कियां हैं। 3 स्कूल मिलाकर लड़कियों की संख्या JKL और M, JKLM, JKLM में, तो J में कितनी है, 1100, और इसमें कितनी है, 900, 2000 हो गए, 500, 2500, और ये 400 और जोड़ लीजिए तो कितना, 2900। मिलाकर लड़कियों की संख्या के बीच अंतर कितना है, यानी पहले वाला कितना था, 2800, और ये कितना है, 2900। तो अंतर कितना है, 2900 में से 2800 घटा दीजिए तो कितने का अंतर आ गया है, 100 का। और देख लीजिए कि ये आंसर आपका कहाँ पे है, तो घटा करने से कितना मिला है, 100 मिला है। तो अंतर कितना है इनमें, 100 का है। तो उम्मीद है क्लियर। आप चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए, चलिए इस सवाल को करते हैं, बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल क्या है, नीचे दिए गए वर्त आलेख 6 स्कूलों में लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। ये जो वर्त आलेख है, पाई चार्ट आप इसे कह सकते हैं, ये 6 स्कूलों में 1 2 3 4 5 6 लड़कियों की संख्या को, तो ये किसकी संख्या है, लड़कियों की, गर्ल्स की संख्या है। इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या, इन सभी में टोटल संख्या यानी कुल संख्या कितनी बताई गई आपको, 6000 है। कुल संख्या कितनी, 6000। तो जो कुल संख्या बताई है, आगे देखिए अब क्या है, एक विशेष स्कूल में लड़कियों की संख्या को इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में आपने यहाँ पे दिखाया है। तो आपको बताना है कि ये है सवाल, स्कूल के और एम में लड़कियों की औसत संख्या कितनी है, के और एम में। तो देखिए, के में कितनी परसेंट लड़कियां हैं, 13%, और बात किसकी हो रही है, एम की। तो एम में कितनी है, 7%। तो के में है 13% और एम में है 7%। हम इनका औसत बताना है, 2 तरीका है। 6000 का 13% निकालिए, 6000 का 7%, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, दो का औसत बताना है। औसत क्या है, योग बटे संख्या, या एक काम करिए, इन्हीं का औसत निकाल दीजिए। 13 + 7/2, दोनों को जोड़िए, योग बटे संख्या औसत होता है। औसत क्या होता है हमारा, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, 13 और ये 7/2, 13 और 7 20, 20/2। तो कितना आ गया भाई, 10% जो है आपका औसत इनका आएगा। और ये 10% हमें किसका निकालना, 6000 का। तो हमने क्या करा, प्रतिशत का ही औसत निकाल लिया और डायरेक्ट अब इसका 10% निकाल देंगे तो संख्या आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर। तो बताइए 10% कितना हुआ, 600 हुआ, जो कि आपके किस ऑप्शन में है, बी में है। तो आप आंसर क्या देंगे, बी। और चलते हैं हम अगले सवाल। तो अब देखिए, इस सवाल को करना है, निम्नलिखित में से कौन से प्रतीकों को परस्पर बदलने से समीकरण सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन में है माइनस और प्लस को बदलने से हो जाएगा। तो चलिए पहले से ट्राई करते हैं, बारी बारी से ट्राई कर सकते हैं, या आप किसी को भी उठा के अपने क्रम अपने हिसाब से कोई भी क्रम ले सकते हैं कि पहले आप किसे लेंगे। हम शुरू से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे भी क्या है, माइनस है, प्लस है। तो कर लेंगे, देखिए एक मिनट।
18 गुणा को तो नहीं बदलना, 6 माइनस को बदलना है किससे, प्लस से, माइनस और प्लस को बदलना है ना, प्लस 12 भाग ऐसे रखिए 4, इसको बदल रहे हैं तो -2, इसको भी बदल रहे हैं, माइनस को प्लस कर लिया। अब देखते हैं सही आएगा क्या है। जैसे भाग करेंगे सबसे पहले तो 4 3 12, उसके बाद में गुणा हो गया 18 6 के 108। यहाँ पे कितना है 3 -2 बराबर कितना 43, देखते हैं आएगा क्या। 108 और 3 जोड़िए 111 और 2 घटा दीजिए तो कितना आएगा 109। क्या ये 43 के बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो भाई ये ऑप्शन ए वाला मेथड हमारा नहीं चल रहा, ए जो है हमारा क्या हुआ गलत, जब हमने किसको बदला, माइनस को और प्लस को। अब हम बी में चलते हैं, गुणा को और भाग को बदलेंगे। तो यहाँ पे है गुणा, तो 18 यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, भाग। गुणा और भाग को हम बदल रहे हैं, तो यहाँ जहाँ गुणा है वहाँ हमने भाग लगा दिया है। यहाँ कितना है 6 है, फिर है माइनस, माइनस को नहीं बदलना हमें 12, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने गुणा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 और बराबर माइनस के 43। देखते हैं सही आएगा क्या। सबसे पहले भाग करेंगे आप, तो 36 18 ये 3 हो गया, उसके बाद गुणा 12 चौक 48, ये हो गया 48 प्लस 2 माइनस के 43। अब बताओ प्लस 2 और प्लस के 3 तो कितने होंगे, प्लस के 5 माइनस 48 बराबर माइनस 43, प्लस 5 माइनस 48 माइनस के 43 हुए। इधर भी ये बराबर है तो दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब बी से ये बराबर आए हैं। सी और डी को भी आप चाहे तो गलत चेक कर लीजिए, वो गलत ही आएगा। तो आंसर क्या है आपका राइट, बिल्कुल बी आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए अब इस सवाल को ट्राई करते हैं और देखिए बताइए आपके हिसाब से इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। सवाल क्या है, सरयू अपने संस्थान पहुंचने के लिए अपने छात्रावास से प्रस्थान करती है। वह उत्तर की ओर 65 मीटर चलती है और फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। वह फिर बाएं मुड़ती है और 45 मीटर चलती है। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। अंततः वह बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, अपने संस्थान तक पहुंचती है। सरयू के छात्रावास और संस्थान के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है आपको बताना है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, कमेंट में आंसर बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या है। शुरू करते हैं सवाल। तो यहाँ पे ये तो नाम दिया है, संस्थान पहुंचने के लिए वो कहाँ से चाहिए, छात्रावास से। तो सबसे पहले एक तो ये दिशा सूचक के अंतर जरूर बना लीजिए, इससे आपको डाउट नहीं होगा। ये दिशा क्या है, उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है, इधर क्या है, पूर्व है, और इस साइड में क्या है, पश्चिम है। इसके अलावा हम दाएं के लिए बना लेते हैं कि इस तरीके से हमें पता लग जाएगा कि दाएं किधर है। तो उत्तर के लिए दायां इधर है, इस साइड में दायां इधर है, ये दायां इधर है दक्षिण का, और पश्चिम का दायां जो है वो इस साइड में है। तो आप उम्मीद है आपको ये क्लियर है। और उसके विपरीत क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो संस्थान पहुंचने के लिए छात्रावास से चलिए, और कहाँ से चलना शुरू किया, उत्तर की ओर। तो चलिए देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बिंदु, ये उसका क्या है, छात्रावास है। तो उत्तर की ओर वो कितने मीटर चली थी, 65 मीटर। तो यहां से 65 मीटर इतना ले लेते हैं। अब यहाँ पे है वो, फिर यहां से उसे मोड़ना है दाएं। तो दाएं देखिए, ये उत्तर की दिशा का दाएं इधर बैठता है, इधर को मोड़ना है, और देखते हैं दूरी कितनी है, 30 मीटर। तो लगभग आधा ले लीजिए, ये 30 मीटर हम मान के चल रहे हैं। इतना क्या है हमारा, 30 मीटर है। फिर वह बाएं मुड़ती है, यहाँ का बाएं देखिए, पूर्व दिशा का दायां नीचे है तो बाएं ऊपर होगा, तो यहाँ से वह बाएं मुड़ती है। और बाएं मुड़ने के बाद दूरी देखते हैं कितनी है, 45 मीटर है। तो इस 30 से थोड़ा एक्स्ट्रा हम ले लेंगे इसको, तो 45 मीटर ये हो जाएगा। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है, यहाँ से दाएं देखिए, उत्तर का दायां इधर बैठ जाएगा, इधर। और कितनी चलती है, 20 मीटर। तो आप इसे थोड़ा कम रख लीजिए, 20 मीटर इतना ले लेंगे, ये है। अंततः वह बाएं मुड़ती है, यहाँ से बाएं मुड़ना इनके किस इधर से, पूर्व से, तो ऊपर की तरफ होगा, बाएं मुड़ती है। और कितना जाती है, 10 मीटर। तो इतना हमने क्या मान लिया, ये 10 मीटर यहाँ पर पहुंच गई है वो, और अपने संस्थान पहुंच गया। तो यहाँ पर उसका क्या है, संस्थान है, ये रहा उसका संस्थान। यहाँ पर सरयू के छात्रावास यानी कि इसकी और संस्थान के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। न्यूनतम दूरी जो होगी, ध्यान समझिएगा, ये अब सीधी लाइन खींच दीजिए स्केल से, ये न्यूनतम दूरी होगी। अब ये दूरी निकलेगी कैसे, देखिए, अगर आप यहाँ से
वैसे तो डॉट करना चाहिए था मुझे कि डॉट में हम एक लाइन खींच दें यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ सर भी एक डॉट डॉट लाइन खींच दें, और ये क्या बन जाए 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज। ये क्या बन जाए, एक समकोण त्रिभुज बन जाए। तो अगर ये लंब होगा, ये आधार हो जाए, तो ये कर्ण जो होगा न्यूनतम दूरी होगी। अब सवाल ये है कि ये दूरी कितनी होगी। तो देखिए ये यहाँ तक कितना है 10 है, इतना पार्ट क्या होगा 10, ये 10 है ना, तो 10 हो गया। ये कितना है 45, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 45, ये 10 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 45। तो चलिए देखिए, तो हम क्या कह रहे थे, ये दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ 10 हो जाएगी। ये 45 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसके सामने कितनी हो जाएगी 45, और ये 65 है, तो इसके सामने की ये नीचे की यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी 65, 65। अगर आप इन्हें जोड़ लें, ये 55 और 65, तो सबका टोटल यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 120। देखिए 6 और सॉरी 5 और 5 10, 6 4 10, तो 110 तो ये होगी, 10 ये होगी, तो कितनी होगी 120 मीटर हो गया है। उम्मीद आपको क्लियर है कि ये वाली लंबाई जो है कितनी हो गई है 120 मीटर। इसी तरीके से देखिए ये वाली, ये 20 है, तो ये इसके सामने की कितनी 20 हो जाएगी, ये 30 है तो ये 30 हो जाएगी, कुल मिला के ये कितनी हो जाएगी 50। तो ये होगी 120, ये होगी 50, और ये कर्ण आप मान लीजिए x। और हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर किसके होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ध्यान से पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, ये क्या है x है, तो x का वर्ग बराबर लंब, लंब कितना आपका 120, 120 का वर्ग करेंगे, और ये आधार कितना है 50 है, 50 का वर्ग करेंगे, तो एक्स स्क्वायर 12 का वर्ग कितना 144, 5 का कितना 25, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16900। तो हम रूट लेंगे तो 169 का कितना 13, 2 जीरो में से 1। तो ये न्यूनतम दूरी जो इस सवाल में है वो कितनी आई है 130 मीटर। तो आपका आंसर देखिए क्या हुआ, सी हुआ। तो उम्मीद है क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे एक सीरीज है 53, 55, 58, 63। तो यहाँ क्या आएगा, नेक्स्ट 81 है। देखिए यहाँ कितने बढ़ रहे हैं 2, 53 और 2 55 होते हैं। यहाँ कितने बढ़ रहे हैं 3। अब यहाँ देखिए कितने बढ़े हैं 5। नेक्स्ट क्या होगा और उसके बाद भी उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या आएगा इनमें से आपको बताना है। देखिए ये जो है संख्या, इनमें कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। हम अच्छे से जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। पहली संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 5 के बाद क्या है 7 है, 7 के बाद क्या है 11 है। देखते हैं ये पैटर्न है कि 2 3 5 हमें मिल रहा है, तो नेक्स्ट हम 7 देंगे। अगर हम 7 जोड़ दें तो कितना मिलेगा हमें 70, और नेक्स्ट क्या मिल जाएगा 11। तो बिल्कुल ठीक है। तो 70 के लिए अभाज्य संख्याओं का हिसाब बैठ रहा है, तो आंसर क्या देंगे हम, सी देंगे। तो उम्मीद आपको क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। काफी बढ़िया सवाल है, आप ध्यान से देखिए। सवाल क्या है, कथन, क्या नोटा वोटों की बर्बादी करता है, ये कथन है। तर्क फर्स्ट क्या है, हाँ कई युवा मतदाता नोटों का महत्व जाने बिना, नोटा का महत्व जाने बिना ही उसका प्रयोग करेंगे। नहीं, यह एक मतदाता को अयोग्य उम्मीदवार के ऊपर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति देता है, ये सवाल है। तो केवल एक प्रबल है, केवल दो प्रबल है, केवल दोनों प्रबल है, या तो फर्स्ट या सेकंड प्रबल है। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे हाँ है और यहाँ पे नहीं है। ज्यादातर इस प्रकार के जो कथन होते हैं, तर्क होते हैं, ये पूरक होते हैं। एक सही तो एक गलत हो सकता है, लेकिन कई बार दोनों सही या दोनों गलत हो सकते हैं। संभवतः एक्सप्लेनेशन यहाँ इस कथन के तर्क पर डिपेंड करती है। तो इस सवाल को भी ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं क्या नोटा वोटों की बर्बादी करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, कई युवा मतदाता नोटों का महत्व जाने भी नहीं उसका प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर हमें नोटा के बारे में पता होना चाहिए कि जो चुनाव जब हम डालते हैं तो कई उम्मीदवारों के साथ एक बटन जो है हमें किसका मिलता है, नोटा का मिलता है। ठीक है, नन ऑफ दी अबोव का मिलता है कि हम उपरोक्त में से किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते और हम किसी को भी वोट नहीं डालना चाहते। अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग भी करते हैं। हम घर नहीं बैठते, वहां पर अगर हम पसंद नहीं आ रहा तो इसके माध्यम से आप अपनी नाराजगी कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं कि हमें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। अब इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि कई युवा मतदाताओं ने नोटा का पता ही नहीं, अब इसका क्या होगा, क्या है ना। कई सोच देंगे कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा अगर नोटा का प्रयोग करेंगे तो अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तो क्या नोटा जीत जाता है और क्या चुनाव निरस्त हो जाता। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हाँ ऐसा हो जाए एक अलग बात है, पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि नोटा के जीतने पर चुनाव निरस्त हो जाएगा।
जो भी उन उम्मीदवारों में से बेशक उसे नोटा से कम वोट मिले, लेकिन जो विजयी होगा उसे विजयी ही घोषित किया जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि चुनाव क्षेत्र में वो एक बड़ा मुद्दा होगा कि वहां पर विजय वास्तव में कौन हुआ है, नोटा हुआ है। और चुनाव आयोग पर एक प्रेशर हो या और सारी चीजें हो सकती हैं, वो एक अलग है। पर पहले से कोई नियम तय नहीं है, कुछ हो जाए अलग बात है। तो कई युवा मतदाता कई बार तो सूंप में या कोई और चीज में नोटा का महत्व समझते ही नहीं और सीधे जाके अपने वोट का वहां प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें नोटा के बारे में जानकारी नहीं है कि वो किस तरीके से काम करेगा, तो ये अपने मत का प्रयोग करेंगे इस तरीके से। तो बिना जानकारी इसका प्रयोग करना, ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं ठीक है, ऐसा हो सकता है, संभव है। तो यहाँ पर बस हाँ, थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन उसके साथ जो तर्क है वो मजबूत है कहीं ना कहीं। अब ऐसे यहाँ है, नहीं से ज्यादा आप इस पर ध्यान दें तो ज्यादा क्लियर है। यह एक मतदाता को अयोग्य उम्मीदवारों के ऊपर, है ना, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है। इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक अधिकार है कि हमें किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है। किसी से नाराजगी है तो हम ये जताएं, वहां पे जाके जताएं, न कि घर बैठ के हम किसी को वोट ही ना दीजिए। क्योंकि मतदान करना भी हमारा लोकतांत्रिक अधिकार ही है, और मतदान के द्वारा हम कहीं ना कहीं ये दिखाएं कि लोकतंत्र में हमारी भागीदारी है, हम किसे चुनते हैं किसे नहीं, इसका महत्व है। तो बिल्कुल दोनों अपने अपने जगह पर तर्क प्रबल है, और हम जाना चाहेंगे सी ऑप्शन के साथ कि दोनों ही तर्क क्या है भाई, प्रबल है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर है, दोनों आंसर हम देंगे, सी ऑप्शन देंगे मतलब दोनों तर्क प्रबल है। तो चलते हैं हम अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं और बताइए आपके अनुसार इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। सवाल क्या है, यहाँ कथन दिया है। कथन क्या है हमारे पास, भारत में मनाए जाने वाले त्योहार लोगों के जीवन में खुशियां लाते हैं और विभिन्न जरूरतों के लिए अतिरिक्त खर्च भी लाते हैं। धारणाएं देखिए, लोग त्योहारों के दौरान अधिक पैसा खर्च करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आया अतिरिक्त खर्च भी लाते हैं, तो ये बात और अधिक पैसा खर्च, ये कथन के अंदर ये बात है। तो हम कहेंगे कि धारणा फर्स्ट बिल्कुल क्लियर है। त्योहार लोगों के जीवन में खुशियां लाते हैं, तो जीवन में क्या लाते हैं, खुशियां लाते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों के दोनों क्या इसमें नीत है। तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको इसमें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि साफ साफ कथन में है। तो ज्यादा व्याख्या या तार्किक होने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर। तो सीधे सीधे हमें देख पा रहे हैं कि आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। दोनों कथन क्या है, धारणाएं जो है वो यहाँ पर निहित है। तो चलते हैं हम अगले सवाल पर। तो देखिए भाई, इस सवाल को देखते हैं क्या है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक आकृति आपको दी है और उसमें बताना है आपको कितने त्रिभुज हैं। तो बहुत आसान सवाल है, आपको इसका मेथड जरूर आता होगा। तो बताइए, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर एक क्या है हमारे पास वर्ग है और उसमें दो लाइनें क्रॉस करती हैं, तो दो ही त्रिभुज होने हैं। लेकिन जैसे ये क्रॉस करता है तो 1 2 3 4, चार नहीं बल्कि कितने खंड, जितने भी बॉक्स हैं उसका डबल, यानी कि 4 दूनी 8 त्रिभुज यहाँ पे बनते हैं। भाई 4 तो यही है। फिर अगर हम इस लाइन को हटा दें, एक इधर बन जाता है। अगर इस लाइन को हटा दें, इसे रखें, तो एक इधर बन जाता है। तो देखिए, दो इधर और दो बड़े इधर, तो 4 तो वो है और छोटे वाले 4 ही हैं। तो 8 त्रिभुज यहाँ बनते हैं। तो इसी आधार पर, इसी नियम में अगर हम जब भी क्रॉसों में, या जैसे क्रॉस है ना, क्रॉस है, तो इसमें 1 2 3 4, 4 दूनी 8 त्रिभुज यहाँ हो गए। तो आप जितने इसके अंदर ये स्क्वायर बनाओगे, तो बड़े वाले के हिसाब से देखें तो उसमें 8, छोटे वाले के हिसाब से देखें तो उसमें भी 8। आप एक और इसमें डाल देंगे तो 8 उसमें। कुल मिला के एक में कितने हैं, 8 है। 1 2 3 4 कितने हैं, 8 है। 4 दूनी 8, तो कितने हैं, 1 2 3 है। तो 8 दिए 24 जो है यहाँ पर त्रिभुज होंगे। तो एक नियम है, सिंपल सा नियम है जिसका आपको पता होना ही चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, तो 1 2 3 तो सेम है जैसे कि हमने बताया। तो आंसर क्या हो रहा है, 24 हो रहा है। तो आंसर क्या देंगे हम, डी। और चलेंगे अगले सवाल। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है, एक जंगल में कुछ बंदर और मनुष्य रहते हैं। यदि पैरों और सिरों की गिनती की जाती है तो 350 पैर और 97 सिर होते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य कितने हैं ये हमें बताना है। देखिए हमने यहाँ पे बंदर और मनुष्य लिए हैं, और हम मान के चलेंगे कि बंदर के कितने पैर है, 4। अब इसमें 2 पैर और 2 हाथ नहीं मानने वाले, वो चारों का इस्तेमाल करता है। कंफ्यूजन हो तो आप किसी और जानवर को ले लीजिए, किसी को भी। यहाँ पर अक्सर आपने इसमें मुर्गे या गाय का सवाल देखा होगा, जिसमें मतलब एक के में 2 और एक के 4 पैर मानने हैं। तो हमने यहाँ पर, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखिएगा, आप इसे बदल सकते हैं। इसमें ज़्यादा तर्क की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमें केवल सवाल समझना है, मेथड जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो हम मान के चल रहे हैं कि बंदर को कितने पैर होते हैं, 4,
और मनुष्य को कितने 2। और अगर बात सिर की करें तो बंदर को भी 1 सिर होता है और मनुष्य को भी कितने 1 होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि टोटल जो सिर है वो कितने हैं 97 और टोटल जो पैर है ना, तो वो कितने हैं 350 है। तो यहाँ मनुष्य कितने हैं, तो अगर हम इक्वल मानते अगर 2-2 मानते तो सोचिए बस इसका डबल ही होता है यहाँ पे, तो सवाल बनता ही नहीं। अब आप देखिए आपको सवाल कैसे करेंगे, जैसे इन्होंने कहा है कि मनुष्य कितने हैं, तो अगर इन्होंने मनुष्य पूछे हैं तो आप मान के चलिए कि सारे के सारे क्या है बंदर है। तो बंदर कितने मान लिया आपने, मतलब एक बंदर के कितने पैर मान लिए आपने 4 मान लिए। और अगर सभी बंदर हैं तो सिर कितने 97 है। और अगर सभी बंदर हैं तो 97 के 97 अगर बंदर हुए तो अगर आप इन 4 को 97 से गुणा करते हैं तो कुल पैर आ जाएंगे यहाँ पर, कुल पैर। भाई अगर सभी बंदर मान लिए तो एक प्रत्येक के 1 सिर है, प्रत्येक बंदर का भी 1 ही सिर है, तो सिर टोटल कितने हैं 97 यानी कि 97। तो उस हिसाब से अगर सभी बंदर हैं तो एक के 4 पैर हैं, तो 4 गुणा 97 करिए, कुल पैरों की संख्या यहाँ से आएगी। तो 4 सत्ते 28, 4 नम 36 और 2 38, 388 कुल पैर बैठ रहे हैं। अब यहाँ पे जो पैर हैं उन्हें घटाइए, बस इतना काम करिए, घटा लीजिए, 8 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया है 3 आ गया है। अब जो ये आया है टोटल पैरों का अंतर आ गया है कि अगर आप मान रहे हैं कि मनुष्य आपसे पूछे गए हैं, दोबारा से देख लीजिए, अगर पूछे यहाँ पे मनुष्य है तो आपको बंदर मानने हैं, अगर बंदरों की संख्या पूछते तो आप मनुष्य मान के चलते, हम उस पे करते सवाल को। तो उल्टा करना है आपको या विपरीत जाना है, मनुष्य पूछे तो बंदर पे, बंदर पूछे तो आप मनुष्य पे जाइए। तो मनुष्य पूछे इसलिए हमने माना कि सभी बंदर हैं और एक के 4 पैर होंगे और जितने सर हैं उतने बंदर होंगे, तो 4 गुना 97, तो उस हिसाब से टोटल जो पैर है वो कितने होने चाहिए थे 388। लेकिन सवाल में दिए गए अनुसार 350 पैर है, तो अंतर कर लीजिए ना, घटा लीजिए कि पैरों का अंतर कितना है। अब आया क्यों है, क्योंकि हमने मनुष्य को भी बंदर मान लिया था, तो एक जीव पर हमने कितने पैर एक्स्ट्रा समझ लिए थे 2। अब इस 2 से आप उसको क्या कर दीजिए भाग दीजिए, इनके अंतर जो टोटल पैरों का अंतर है ना, एक में कितने पैर, एक जानवर पे कितने का अंतर है 2 का है, टोटल अंतर कितना है 38 का है। एक के अंतर को टोटल से भाग, मतलब टोटल को एक के अंतर से भाग दे दीजिए, तो 2 से जैसे ही आप इसे भाग देंगे तो जो 19 है, अब ये वही आया है जो आपने पूछा था, ये मनुष्य आया है, क्योंकि हमने बंदर से हल किया है सवाल को। अगर बंदर पूछता मनुष्य से हल करते तो यहाँ बंदर आते। तो जो पूछ रखा है वो आ जाएगा अगर आप दूसरे से करेंगे सवाल को। मनुष्य पूछा है तो बंदर पे करिए कि 4 गुना 97 में पैरों का अंतर बटे 1 में जो अंतर है उससे भाग कर दीजिए, सीधा आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना है 19 आया, जो कि आपके डी ऑप्शन में है। और उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको क्लियर है और आज की क्लास भी आपको जरूर पसंद आई। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नए हैं तो। आज इतने रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।